जी, पहले बात करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर। देखें, हमारे पास आप सिर्फ़ इस टॉपिक का मफ़हूम समझिए कि हमारे पास हमारे पेरेंट्स जो हैं, उनका एक अपना स्टाइल होता है हमें डील करने का, अपने बच्चों को साथ लेके चलने का। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो हर बात अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स को हर बात शेयर करते हैं, यानी उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। नो डाउट जो वालिदैन होता है, उनका एक रौब दबदबा कायम रहता है। बात वालिदैन की ही मानी जा रही होती है, यानी एट दैट। लेकिन वो बच्चों की भी बच्चे खुलम खुला उनके साथ अपनी बातों का इजहार करते हैं और वालिदैन उनकी बातों को सुनते हैं और बच्चों की भी मानते हैं। यानी एक ये स्टाइल है। एक स्टाइल ये है कि वालिदैन जो हैं वो बहुत सख्त हैं और वो बच्चों की बात सुनते ही नहीं है, जो दिल करता है उनका वही करते हैं। एक वो स्टाइल है जिसके अंदर बच्चे जो दिल करता है उनका करते हैं, वो वालिदैन की बात नहीं सुनते, ठीक है? यानी अपोज़िट हो गया ना, एक के अंदर बच्चे वालिदैन की बात नहीं सुनते, बच्चे अपनी मर्ज़ी खुद करते हैं और एक के अंदर वालिदैन बच्चों की बात नहीं करते। एक के अंदर वालिदैन बच्चों की बात को सुनते हैं, लेकिन अमल अपनी बातों के ऊपर करते हैं। एक के अंदर ज़्यादा शेयरिंग है होती है। मतलब ये 4 मैंने आपके साथ बातें की हैं, ये 4 सिनेरियोज़ हम आज के अंदर इसके अंदर डिस्कस करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर। पेरेंटिंग वैसे तो बहुत सारे स्टाइल्स हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जो है वो हमने सिर्फ़ 4 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स जो हैं वो बेसिकली रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रेज़िंग एंड नर्चरिंग अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल एडल्टहुड, कि जवानी तक, बलूगत तक जो है वो हम वालिदैन के सहारे के अंदर होते हैं और वालिदैन हमें लेके चलते हैं। और हर जो पेरेंट्स के जो मुख्तलिफ स्टाइल हैं, हर के अपनी एक खसूसियात हैं, अपने उसके अच्छे पॉइंट्स भी हैं और अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो 4 हैं: परमिसिव स्टाइल, अथॉरिटेटिव स्टाइल, अथॉरिटेरियन स्टाइल, निग्लेक्टफुल स्टाइल। मैं उसी तरह जो मैंने पहले आपको कुछ मिसालें दी, जो बातें की, उसी की देखता हूँ कि परमिसिव स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है कि ये ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। यानी ऐसा पेरेंट्स मेरा ख़्याल है आपके यहाँ मोस्टली ऐसे पढ़े लिखे पेरेंट्स ऐसे ही होते होंगे कि जो बच्चों को और उनके दरमियान थोड़ा गैप ज़रूर होता है, लेकिन बच्चे उनके साथ अपनी हर बात शेयर करते हैं और जब कोई काम उन्हें करना होता है, तो वो वालिदैन से इजाज़त लेते हैं और वालिदैन उन्हें इजाज़त दे देते हैं। यानी इसका मतलब है कि बच्चों को सिर्फ़ अपने वालिदैन के नोटिस में लेना होता है कि अब्बा जी मैं ये काम करने लगा हूँ। तो वो वालिदैन बच्चे की ख़्वाहिश को मद्देनज़र रखते हैं और उस ख़्वाहिश को देखते हुए बच्चे की बात को मान लेते हैं। तो ये एक परमिसिव स्टाइल है जहाँ पे वालिद और बच्चों के दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है, मोहब्बत होती है। फिर अथॉरिटेटिव एक ऐसा स्टाइल है जिसके अंदर बच्चे अपनी सजेशन देने में दे सकते हैं, बच्चे अपनी राय देते हैं अपने वालिदैन को, और लेकिन उनके जो वालिदैन हैं वो वही करते हैं जो उनका दिल करता है, जो उन्हें अच्छा लगता है। यानी हो सकता है कि जब वालिदैन बात मान रहे हैं, हो सकता है कि वो बच्चों की मान लें, लेकिन उनका मुद्दा-ए-नज़र सिर्फ़ अपनी बात मनवाना होता है। वो अपनी बात करते हैं, बस इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि बच्चों को बोलने का हक हासिल है। फिर थर्ड है अथॉरिटेरियन स्टाइल। एक ऐसा रिजिड स्टाइल है, एक ऐसा नापसंदीदा स्टाइल है, जिसके अंदर सारी जो रोब-दबदबा, सारी जो अथॉरिटी है, वो पेरेंट्स के पास होती है। बच्चों को बोलने का हक भी नहीं होता, बच्चे खौफ के अंदर सहमे हुए जैसे होते हैं, तो वो कुछ बोलते ही नहीं है, जो पेरेंट्स का दिल करता है, वो कर देते हैं। फिर फोर्थ हमारे पास है निग्लेक्टफुल स्टाइल। निग्लेक्टफुल स्टाइल के अंदर ये होता है, तो यहाँ पे जो है ना वो अ, पेरेंट्स बच्चों को निग्लेक्ट करते हैं और बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो उनका दिल कर रहा होता है वो कर रहे होते हैं। वो अच्छा करें, बुरा करें, बच्चे अपनी खुद कर रहे होते हैं। उन्हें उसके अंदर अपने पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उनकी शामिल नहीं होती। अब इनके अंदर देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। इन दिस स्टाइल द चिल्ड्रन आर डोमिनेट एंड दे आर फ्री इन देयर चॉइस। यहाँ पे बच्चे जो हैं अब परमिसिव स्टाइल के अंदर जैसे एक होता है लाड होता है, मतलब मेरे यहाँ इस क्लास के अंदर बहनें हैं और बेटियों का पेरेंट्स के साथ बड़ा लाड होता है, बड़ा प्यार होता है। और ये सारी चीज़ें आइडियल मतलब हर कहीं नहीं हो सकती। यहाँ पे हर एक के अपने मसाइल हैं और हर इन खुशनसीब वो लोग होते हैं कि जिनको तरबियत याफ़्ता वालिदैन मिल जाते हैं। यानी वो ये समझिए कि दुनिया के अंदर जैसे आपको नेमतें और ब्लेसिंग आपके ऊपर है ना, तो उसी के अंदर एक ब्लेसिंग ये भी है कि अगर आपके पेरेंट्स सुलझे हुए तरबियत याफ़्ता पेरेंट्स हैं,
ना कि आपको उनकी उनकी इस्लाह करना पड़ रही हो हर स्टेप पे। और बल्कि वो लोग तो इस एज के अंदर आ जाते हैं कि वो उसके बाद उनको वही चीज़ अच्छी लगती है जो खुद कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे डोमिनेंट होते हैं और वो अपनी चॉइसेस के अंदर फ्री हैं, और पेरेंट्स की तरफ से कुछ रूल्स होते हैं, यानी पेरेंट्स कुछ रूल्स रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बेटा ये नहीं करना। और लेकिन बच्चे हर मामले को अपने वालिद के साथ, अपने मतलब पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। चिल्ड्रन रेज्ड बाय परमिसिव पेरेंट्स आर क्रिएटिव एंड इंडिपेंडेंट। ऐसे बच्चे जो परमिसिव पेरेंट्स के अंदर जो है परवान चढ़ते हैं, उनकी क्रिएटिविटी ज्यादा होती है और वो इंडिपेंडेंट जो है वो ज्यादा होते हैं। देखें, अगर आप हर वक्त अपने बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि आपको बाहर नहीं जाना, फलां के पास नहीं जाना, फलां काम नहीं करना, फलां नहीं करना, ये क्या हर वक्त, तो ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। हालांकि बच्चे को तो इंडिपेंडेंस ही देनी चाहिए, कुछ आज़ादी देनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। हम बड़े ही कॉन्शियस होते हैं कि बाहर निकलेगा बच्चा हमारा तो बिगड़ जाएगा, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो सोशल वैल्यू, सोशल रूल कैसे सीखेगा, वो सोसाइटी को कैसे समझेगा। तो ये उसके बाद है अथॉरिटेटिव स्टाइल। ये दिस इज बेस्ट स्टाइल अमंग ऑल, के इसके अंदर क्या है, इन दिस पेरेंट्स डायरेक्ट बट लिसन एंड केयर देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो डायरेक्ट करते हैं, यानी उनको कहते हैं बेटा ये करो वो, लेकिन उनको सुनते भी हैं, बच्चों की सुनते भी हैं, उनकी केयर भी करते हैं। दे हैव अ बैलेंस स्टेट, ये एक बैलेंस स्टेट है। लिसन टू देयर चिल्ड्रन एंड फील इमोशन बट डायरेक्ट। यानी यहाँ पे जो अथॉरिटेटिव है, यहाँ पे पेरेंट्स बच्चे की सुन रहे होते हैं और उनकी बातों, उनकी केयर भी करते हैं, लेकिन डायरेक्ट खुद करते हैं, यानी खुद बताते हैं। यानी बच्चे के सारे पॉइंट सुन लिए, बच्चे ने आके कोई मुद्दा बयान किया, अब उसके बाद डायरेक्शन पेरेंट्स देंगे कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ उससे बच्चे को आजादी नहीं है कि वो क्या करे, लेकिन यहाँ पे वो ये है कि अपनी शेयर कर सकता है। उसके बाद अथॉरिटेरियन स्टाइल क्या है, इन दिस पेरेंट्स हैव फुल अथॉरिटी, दे गिव डायरेक्शन टू देयर चिल्ड्रन। यहाँ केयर लेस करते हैं, उनको फुली कंट्रोल करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, उनको लेस मोटिवेट, लेस रिस्पॉन्सिबल, ना कोई ज्यादा जिम्मेदारियां लेते हैं ना मोटिवेट करते हैं। दूस चिल्ड्रन हैव लेस कॉन्फिडेंस एट डिसीजन टेकिंग। यहाँ ऐसे बच्चों के जो है वो कॉन्फिडेंस भी कम होता है और डिसीजन टेकिंग सलाहियत भी कम होती है। दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए जो आपके अंदर सलाहियतें होनी चाहिए, उनके उनके में उनमें एक बहुत बड़ी सलाहियत वो है फैसला साजी, फैसला करने की सलाहियत। आप लोग यहाँ पे फीमेल हैं, होंगी इस यहाँ पे, तो आप लोग जो कहीं शॉप पे जाते हैं तो आप इतने शशपंज में होते हैं कि मैं कौन से कपड़े खरीदूं, और इसी के अंदर आप पता नहीं कितना टाइम वहां मार्केट के अंदर जाया कर देते हैं। या हम मर्द भी हैं कि हमें कोई फैसला करना है कि ये करना है कि नहीं करना, हम कितनी देर खड़े रहते हैं कि मैं करूं कि ना करूं। और क्यों, क्योंकि अपनी फैसला साजी, ये छोटी छोटी बातों फैसलों की बातें कर रहा हूँ, बड़े बड़े फैसले भी हो सकते हैं कि हमें फैसला करने की सलाहियत ही हमें नहीं होती। और ये जिसके अंदर फैसला करने की सलाहियत होती है, उसके अंदर लीडरशिप परवान चढ़ती है। लीडर वही होता है जो फौरी फैसला कर लेता है। देखिए, फैसला गलत हो या ठीक हो वो अलग बात है, लेकिन फैसला कर लेना, सच पंच में ये नहीं है कि हर वक्त मेरे को खड़े रहना कि मैं अब करूं तो करूं क्या। तो ये है डिसीजन टेकिंग, और लेस कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है जो जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के अंदर जो है वो परवान चढ़ रहे होते हैं। neglectful uninvolved parents, ये बैड पेरेंटिंग स्टाइल है। इन दिस टीचर नोज वेरी लेस अबाउट देयर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन पेरेंट्स को या चिल्ड्रन को, टीचर्स को अपने बच्चों के बारे में कोई नहीं पता होता। इवन डोंट नो इन विच क्लास देयर चिल्ड्रन आर स्टडी, ये भी पता नहीं होता कि हमारे बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं। मेरे ख्याल है यहाँ पे टीचर्स की बजाय ना हम पेरेंट्स ही कर देते हैं, क्योंकि वैसे हम यहाँ पे क्योंकि एक टॉपिक पेरेंट्स के लिए रिलेटेड है। इवन डोंट नो इन वेरी लिटिल सपोर्ट गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग, बहुत कम सपोर्ट होती है बच्चों को, उनको उनकी और गाइडेंस और मॉनिटरिंग। वेरी लेस एक्सपेक्टेशन, और फिर वो ज्यादा उम्मीदें भी कोई नहीं रखते कि ये भी जो है ना वो चंद चढ़ाएगा मेरे लिए। ये हमारे पास कुछ चार किस्म के स्टाइल थे। मैं इसके साथ ना आपको क्लास के फौरी बाद कुछ एमसीक्यूज शेयर कर दूंगा, जो कि नोट्स के अंदर यहाँ पे हैं। आप लोगों ने खुद इन एमसीक्यूज को करना है, ठीक है। ये 8-10 एमसीक्यूज में शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। किसी की समझ ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हैवेग हेल्थ डेवलपमेंट थ्योरी का। हैवेग हेल्थ के हवाले से हमने पहले बात की थी, इससे पहले जो डेवलपमेंट का जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो हैवेग हेल्थ कहता है कि हर हर बच्चा, हर शख्स की एक डेवलपमेंट एज होती है। एक खास एज के अंदर उसकी खास डेवलपमेंट होनी होती है। अगर वो खास डेवलपमेंट उस एज के अंदर हो जाए तो इंसान को खुशी महसूस होती है। और अगर वो खास डेवलपमेंट उस एज के अंदर ना हो
तो इंसान को परेशानी का सामना होता है, उसको एंग्जाइटी का सामना होता है। यानी जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक बच्चे ने 6 माह के अंदर बैठना सीखना है, अगर वो 6 to 9 मंथ बच्चा नहीं बैठता तो इट मीन कि ये परेशानी वाली सूरत हाल है कि बच्चा क्यों नहीं बैठा। अगर एक बच्चे ने 1 साल से लेके 1.5 साल तक चलना सीखना है, अगर 1 से 1.5 साल के दरमियान वो नहीं चलता तो इट मीन ये क्रिटिकल सिचुएशन है। एक बच्चे ने 2 सालों के अंदर 2 लफ्ज बोलने के काबिल होना है, अगर वो 2 लफ्ज, 2 मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोलता बच्चा, इट मीन वो जो है वो परेशानी की बात है। और अगर वो काम कर लेता है, यानी साइकोलॉजी ने जो जो पॉइंट्स रखे हैं, जो जो हमें बताई हैं कि किस एज के अंदर क्या ग्रोथ होती है, किस एज के अंदर क्या लर्निंग होती है, अगर हर चीज उसी तरह बाई सिक्वेंस ठीक तरह चल रही हो तो वो एक खुशी की बात है, एक प्लेयर की बात है, और अगर ना हो रही हो तो वो परेशानी की बात है। तो हैवेगर्स का यही, और इसके साथ ये ना, जो छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश के ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर इसका ज्यादा फोकस है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। रॉबर्ट जे हैवेगॉस 1950 से 1960 के अंदर उसने हैवेगॉस थ्योरी दी, और ये थ्योरी फोकस करती है ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, कि इंसान की डेवलपमेंट शुरू से लेके आखिर तक कैसे होती है। और लेकिन स्पेशली जो चूंकि सारी जो ग्रोथ होती है ना हमारी बच्चों की, वो अडल्ट चाइल्ड हो अडल्ट तक होती है। यानी बचपन से लेके एक बच्चा जाइगोट से लेके उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट शुरू होती है। 9 मंथ जो है वो माँ के पेट के अंदर गुजारने के बाद जब वो दुनिया के अंदर आता है, तो पहले 13 साल तक उसकी बहुत ज्यादा फास्टली ग्रोथ हो रही होती है। तो इन चाइल्ड हो रही है, उसको आप अडोलसेंस कह लें। अडोलसेंस चलता है हमारे पास 13 साल से लेके 19 साल तक अडोलसेंस चलता है। तो इसलिए जो है वो यानी 19 साल तक जो बच्चा है वो मतलब कि उसकी ग्रोथ हो रही है। यस, यस, जी। अच्छा, आर्गूज डेट सक्सेसफुल development requires meeting certain developmental task और माइलस्टोन, यानी ये यही बात करता है कि अगर कुछ माइलस्टोन है जो एज के अकॉर्डिंग है, अगर वो अचीव कर लेता है तो जबरदस्त, नहीं करता है तो टेंशन वाली बात है। इसके बाद डेवलपमेंट टास्क के अंदर उसने क्या की कि सब तीन तरह की वो बातें करता है। देखिए, पहली चीज तो होती है डेवलपमेंट टास्क, यानी उसका बढ़ना, उसकी प्रोग्रेस। स्पेसिफिक गोल्स नीड टू अचीव एन इंडिविजुअल टू प्रोग्रेस नेक्स्ट स्टेज। एक अगली स्टेज में जाने के लिए जो स्पेसिफिक गोल्स अचीव करता है, यानी उसने अब क्रॉलिंग बैठना सीख लिया है तो इट मीन अब क्रॉलिंग करेगा। उसके बाद क्रॉलिंग करेगा ना। अगर आप कहेंगे बच्चा यकदम भी पहले दिन से क्रॉलिंग, वो तो नहीं होगा, पहले बैठे, या अब बच्चे ने फिर खड़े होना सीखा है, स्टैंड होना, फिर उसका अगला स्टेप क्या होगा कि बच्चा अब चलना सीखेगा। तो एक स्पेसिफिक गोल यानी अचीव कर लेना टू बिकम नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। इस तरह मेचोरेशन, मेचोरेशन के अंदर क्या होता है कि द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अंडरलाइज डेवलपमेंट, कि इसके मेच्योर ना, इसकी बात मेच्योरिटी की बात करता है जीन प्याजे। जीन प्याजे कहता है कि इंसान अपनी एज के साथ मेच्योर होता है। जितनी जिसकी एज ज्यादा होगी उतना उसका मेच्योर, यानी देखें आप कह सकते हैं कोई 5 साल के अंदर बालिग हो जाए, नहीं, उसने तो 13 साल 14 साल में 15 साल में बालिग होना है। तो वो उसकी मेच्योरिटी एक एज है, नेचुरल बायोलॉजिकल एक एज है, प्रोसेस है, जिसके बाद किसी शख्स की डेवलपमेंट होती है। अगर आप कहें कि एक बच्चा 6 महीने के अंदर चलना शुरू कर जाए, तो नहीं, ये मेच्योरिटी जैसे उसकी एज 1 साल से ऊपर होगी फिर वो चलने के काबिल होगा। तो यानी वो डेवलपमेंट को मेच्योरेशन के साथ जोड़ते हैं, और मेच्योरेशन कहते हैं एज को कहती है, यानी बायोलॉजिकल एक एज जो है, एक स्पेसिफिक एज के बाद का लर्निंग होती है। लर्निंग बेसिकली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, ये स्किल है जो कि हम प्रॉपर एक जब एक खास स्टेप के बाद हम सोसाइटी में घुलते मिलते हैं या बाहर निकलते हैं या तजर्बे करते हैं तो फिर हम सीख रहे हो। अब इसकी स्टेज पे आ जाते हैं। पहली स्टेज को कहते हैं बर्थ टू, ये जो इन्फेंसी स्टेज और अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी कहते हैं 0 से 2 साल तक, यानी बच्चे की, छोटे बच्चे की उम्र 0 से 2 साल तक की जो उम्र होती है उसे इन्फेंसी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, जैसे ईसी हम अर्ली चाइल्डहुड स्कूलों के अंदर, तो ये अर्ली चाइल्डहुड एज जो होती है ये 3 से लेके 5 साल तक होती है। तो इसके अंदर बच्चा क्या करता है, इसके अंदर अगर बच्चे ने लर्निंग बेसिक सेल्फ कंट्रोल, अपना बेसिक सेल्फ कंट्रोल से क्या है कि बच्चे को पता है मैंने यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे बैठ जाना है, मुझे पेशाब मतलब अब करना है, अब नहीं करना, मुझे चलना, बोलना, इंटरेक्ट करना, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो बच्चा 5 साल तक सीख चुका होता है।
उसके बाद मिडल चाइल्डहुड जो 6 साल से लेके 12 साल तक है, इसी के अंदर वो आता है लेटर, मिडल के अंदर भी आगे आता है, गैंग एज आती है 6 से 10 साल तक। इसी तरह अच्छा, मिडिल चाइल्डहुड के अंदर क्या है कि अब इसके अंदर कुछ एकेडमिक स्किल, यानी 12 साल तक का बच्चा जो है वो 5वीं कर चुका होता है। और 5वीं क्लास का बच्चा जो है उसको जमा तफरीक जरब तकसीम, उसको उर्दू की रीडिंग, उसकी बेसिक इंग्लिश की रीडिंग, यानी वो उसको एकेडमिक में अपनी जो मतलब लिखना, पढ़ना और हिसाब करना आ जाता होता है। बिल्ड रिलेशनशिप विद पीयर्स, और इसी के अंदर गैंग एज भी आती है, और बच्चे अपने दोस्तियां बनाते हैं, अपने ताल्लुकात बनाते हैं, अपने यार बेली बनाते हैं। डिवेलप सेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेंसी, यानी बच्चा इसके अंदर मेहनती होता है। आप देखते हैं ना, एक बार आप उसको जो काम दुकान पे भेजना है तो उसी को भेजेंगे, और कोई काम बैर से करना है वही जूता उठा के ले आओ, पानी लेके आओ, ये करो, वो फलां का पैगाम लेके जाओ, फलां दूध लेके आओ। तो सारे काम हम जो है वो बच्चे से करवा रहे होते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर इंडस्ट्रियल, उसके अंदर उसकी तबीयत के अंदर शामिल होता है कि उसको मेहनत करना अच्छा लगता है, उसको कॉम्पिटेंसी अच्छी लगती है, उसको भागना दौड़ना उसको अच्छा लगता है। उसके अलावा अडल्ट सेंस की एज होती है। यहाँ पे जो बातें कर रहा हूँ ना, इसके अंदर एक बात ये भी याद रख लें, जो मैं स्टेप्स काउंट कर रहा हूँ, मैंने जैसे कहा 0 से 2 साल तक इन्फेंसी है, 3 से 5 साल तक अर्ली चाइल्डहुड है, 5 से लेके 11 साल तक जो है वो जो कहा है मिडिल चाइल्डहुड की बात की है। उसके अलावा जो अडल्ट की बात हो रही है 13 से 18 साल तक, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, 13 साल से जब बच्चा होता है ना, मतलब इस वक्त बच्चा बलूगत के अंदर शामिल हो गया होता है, तो उस वक्त बच्चे के अंदर आता है कि उसकी सेल्फ सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है कि यार मैं कौन हूँ यार। सारे मैंने जो कहते हैं ना, घर में शाला छोटा सा कुत्ता भी कोई ना होवे, यानी सारे काम उसी को कहते हैं। अब यहाँ पे आके सोचता है यार की तमाशा बना हुआ है, हर काम मुझे ही कहते रहते हैं, मेरी कोई वैल्यू कोई नहीं है, मेरी घर में कोई औकात कोई नहीं है, सारे बड़े नवाब बने फिर रहे होते हैं, और मुझे जो है ना इन लोगों ने ये इसी के अंदर ही शामिल होगा, लेटर चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड के अंदर शामिल होगा। यानी ये हम कहते हैं सारी जो है ना हमारी 5 साल, ये 12 साल से पीछे पीछे की जो एज होती है ना, ये सारी चाइल्डहुड के अंदर आती है। तो उसके अंदर गैंग एज है, लेटर चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है, वो इसके अंदर। तो जो 13 साल से ऊपर जो है ना, वो ये जीन पे आ जाए तो इसको 11 साल से ऊपर कहता है। तो 13 साल से ऊपर 19 साल तक जो होती है, ये होती है चाइल्डहुड की होती है, ये अडल्ट की एज होती है। अच्छा, पर यहाँ पे बच्चा कहता है कि यार मेरी भी कोई पहचान है, मेरी भी कोई वैल्यू है, एस्टेब्लिशिंग इन नेट रिलेशन। और यहाँ पे वो कहते हैं, माजरत के साथ मेरी बात अगर आपको अच्छी ना लगे तो, जिंदगी का पहला इश्क जो है ना, पहली मोहब्बत, वो इस एज के अंदर हो गई होती है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, उसको जिंदगी की पहली मोहब्बत इस एज के अंदर हो जाती है। अब मोहब्बत ये नहीं है कि किसी के साथ इजहार करना और किसी के साथ गपशप लगाना। मोहब्बत ये है कि मुझे कोई अच्छा लग गया है, और चाहे मैंने उसको इजहार नहीं किया, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक एक मेरे फितरतन उस किसी के लिए, किसी अपोजिट के लिए, किसी के लिए मेरे दिल में एक मोहब्बत पैदा हो सकता है कि ये पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जिंदगी के अंदर मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जिंदगी के अंदर आपको पहली मोहब्बत जो है वो 18 साल तक हो चुकी होती है, और खुद ही होती है, खुद ही दिल टूट जाता है, और खुद ही मोहब्बत होती है। सम टाइम तो आप अगले बंदे तक वो बात पहुंच जाती है, और सम टाइम जो है वो नहीं पहुंचती। लतीफे यहाँ में बहुत याद आ रहे हैं अपने, लेकिन सुनाता नहीं। अच्छा, प्रीपेयरिंग फॉर अडल्टहुड, और जो है वो यहाँ पे यानी कि अब अडल्टहुड की तरफ उसकी तैयारियां जारी होती हैं। उसके बाद है जी, अच्छा, अडल्टहुड का 19 to 65 ईयर्स है। हम 5वीं क्लास तक जब पढ़े होते हैं ना, हम 5वीं क्लास तक जब पढ़ चुके होते हैं ना, तो बहरहाल आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं, मैं शरीफ आदमी कोई नहीं था, मैं अब बाद में शादी के बाद शरीफ हुआ हूँ। तो बहरहाल हम जो है ना वो ट्यूशन में पढ़ते थे, तो वहां पे मेल फीमेल की इकट्ठे क्लास थी बस। अब क्या होता कि मैं किसी और के लिए खामोशी से एक खत लिख के गया हूँ कि मेरी प्यारी फलां, और मैं उसके पास लेके गया हूँ, और आगे जाके देखा कि आज तो वो छुट्टी भी आई कोई नहीं है। मैंने कहा चलो इसको नहीं, मैंने उसका नाम काट के ना, ऐसे मजाक बता देता हूँ कि मेरे सलमा नाम था, तो मैंने सलमा का नाम काट दिया, और उसके दूसरी का नाम जो आई हुई थी ना, मैंने उसका नाम फरहत लिख दिया, तो एफ लिख दिया। वो मैंने उसको जो है ना वो पकड़ा दिया खत, ये 5वीं क्लास की बात है शायद। तो वह उसने कहा अच्छा तूने उसको देना था, मुझे दिया, मैं तेरे अब्बू को बताऊंगी। यानी इस तरह के बड़े हैं, मैं बहुत डर रहता था कि 10 की ना दे दूं। तो एसडीएम के अंदर आ गया।
लेकिन मोहब्बत तो जो पहली है, नो डाउट कि 8वीं 18 साल से पहले हो चुकी हुई थी और टूट भी गई थी। चलें, अच्छा हुआ। वो मोहब्बत मिलनी नहीं चाहिए, अगर वो मोहब्बत मिल जाए ना तो बंदा जलील हो जाता है, फिर उसकी समझ समझ कोई नहीं होती। ये ना असल कॉल आ रही है, तो इस वजह से करके ना वो यकदम मसला आता है। खैर, अगली चलते हैं, अडल्टहुड में चलते हैं। 19 to 65 ईयर एज। अब इसके अंदर क्या अडल्टहुड, यानी एक बच्चा, अब उसने, आपको पता है कि मैट्रिक हम 17 16 17 साल की एज के अंदर कर चुके होते हैं। और उसके बाद 17 साल के बाद जो है वो हम मतलब एफएससी की तरफ आते हैं, एफएससी भी कर चुके होते हैं, फिर हम करियर करियर की तरफ जो है वो चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो हम करियर की बात कर रहे होते हैं। यानी कि इसके बाद हम अपने जो फ्यूचर है उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और यहाँ पे हम फैमिली भी मोस्टली स्टार्ट कर चुके होते हैं। अब आवाज आ रही है? दरम्यान मैंने कुछ सेकंड के लिए पास लिया था। जी सर, अब आवाज आ रही है। ठीक है। और इसके बाद अलावा हम जो है वो सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। यानी 19 साल के बाद हम अपने करियर की फिक्र करते हैं, हम अपनी फैमिली भी स्टार्ट कर देते हैं और हम सोसाइटी के अंदर प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देते हैं। लेट अडल्टहुड की बात करते हैं, यानी 65 ईयर के बाद फिर तो आपने इंतजार करना होता है कि मौत का फरिश्ता कब आता है। तो आप उसके अंदर रिटायर हो चुके होते हैं, रिटायरिंगमेंट की तैयारी होती है। और उसके अंदर फिर आप अपनी जो है लाइफ की रिफ्लेक्शन दे रहे होते हैं। अगर जिंदगी के अंदर अच्छी वैल्यू अच्छा सीखा है तो वो लोगों को सिखा रहे होंगे। और अगर आपने जिंदगी के अंदर बुरी वैल्यू सीखी है, या आप अगर अपने घरों में देखें ना, आपके घर के अंदर कोई 60 साल का बाबा है, तो अब उस 60 साल के बाबे को आप कुछ पढ़ा नहीं सकते, उसकी फितरत को तब्दील नहीं कर सकते। उसने सारी जिंदगी में जो सीखा है ना वो ही करना। अगर सारी जिंदगी उसने नेगेटिविटी सीखी है, नेगेटिव बातें सीखी हैं, तो वो अब बुढ़ापे के अंदर ही गालियां ही देगा, बैठ के चारपाई पे वो नेगेटिव बातें ही बोलेगा। अगर उसने एक अच्छी डेवलप्ड, अच्छी ग्रूमिंग वाली और जबरदस्त लाइफ गुजारी है, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन दे रहा होगा। यानी अगर एक अच्छा किसी ने सारी जिंदगी लोगों को अच्छा सिखाया तो वो अच्छा सिखाएगा, लोगों को अच्छा सोचा तो इस एज के अंदर भी अच्छा जो है वो सोचेगा। इसके अलावा जी, अब हम बात करते हैं कुछ साइकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट। और इसके अंदर हमारे पास 7 स्कूल ऑफ थॉट हैं। जो हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, गेस्टाल्ट है, ह्यूमनिस्टिक है, साइको एनालिसिस, ट्रांसपर्सनल। आज हम पहले तीन के हवाले से बात करेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म के हवाले से। देखिए, जैसे फिलासफी हम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर भी स्कूल ऑफ थॉट है। यानी स्कूल ऑफ थॉट से मुराद है कि कुछ साइंसदानों का या कुछ साइकोलॉजिस्ट का इस तरह सोचना। यानी कुछ लोग स्ट्रक्चरलिज्म की तरह सोचते थे, जो आइडियाज स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते थे, कुछ फंक्शनलिज्म की तरह सोचते थे, कुछ बिहेवियरिज्म। यानी चंद लोगों के थॉट हैं। जैसे हमारे पास फिरके नहीं बने हुए हैं, ये देवबंद फिर मकतब फिक्र के लोग हैं, ये बरेलवी मकतब फिक्र हैं, ये अहले हदीस हैं। तो अब उनके जो मकतब फिक्र हैं, उनके जैसे नजरिया है, इसी तरह साइकोलॉजी के अंदर, फिलासफी के अंदर भी लोगों के नजरियात हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म के हवाले से हम आज बात करते हैं। पहले मैं इनका थोड़ा सा आपको इनके हवाले से गुफ्तगू कर देता हूँ। स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं कि ये हर चीज जो भी दुनिया के अंदर मौजूद है ना, ये उसकी साख्त की बात करते हैं। वो कहते हैं कि चीज है कैसी, ये चीज बनी कैसे हुई है, ये जो दिमाग है ये कैसे इसको जो है ना सर के अंदर ये किस तरह है, इसकी साख्त कैसी है, इसकी साख्त इफेक्ट कैसे कर रही होगी। हर चीज को उसकी साख्त के लिहाज से, उसकी तरतीब के लिहाज से ये देख रहे होते हैं। जैसे इसी के बाद फंक्शनलिज्म वाले, फंक्शनलिज्म कहते हैं कि मुझे नहीं पता कौन सी चीज कैसे है, ये काम कैसे करती है। जैसे एक गाड़ी है ना मेरे पास, और गाड़ी बहुत वीआईपी है, और मतलब मैंने 40 लाख की गाड़ी ली। अब वो गाड़ी जो है अगर नहीं चलती तो क्या होगा, गाड़ी का ना चलना। तो वो क्या फंक्शनलिज्म वाले कहेंगे कि ये गाड़ी नहीं है, वो कहेंगे कि चलती का नाम। और अगर आप एक खटारा गाड़ी और चल रही है तो कहेंगे ये गाड़ी है। यानी फंक्शनलिज्म वाले कहते हैं भाई काम क्या करते हो, ये काम क्या करती है। तो फंक्शनलिज्म वाले फंक्शन को देखते हैं, काम को देखते हैं, अहमियत उनके यहाँ सिर्फ किसी भी चीज की, वर्किंग की है, काम की है। और जबकि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो उनके यहाँ हर सिर्फ वैल्यू है तो साख की है। और बिहेवियरिज्म वाले, ये बिहेवियरिज्म वाले ना इनका ताल्लुक एनवायरनमेंट के साथ है।
कहते हैं कि हर शख्स जो है वो इन्वायरमेंट से सीख रहा होता है, और इन्वायरमेंट बिहेवियर जो है हम इन्वायरमेंट से बन रहा होता है हमारा, और लर्निंग होती है तो उससे चेंज इन हमारा बिहेवियर चेंज होता है। ये थोड़ा इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट के एडजस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है उसकी बात करते हैं। जैसे वो इस बिहेवियरिज्म के अंदर वो हम पढ़ेंगे, बी एफ स्किनर की थ्योरी आती है, क्लासिकल थ्योरी आती है। तो इसके अलावा ये जो जॉन लॉक है, ये मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर अब बात करते हैं, दिस इज ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, सबसे पुराना स्कूल ऑफ थॉट यही है, विलियम वोंट। ठीक है, विलियम वोंट जो है 1832 से को पैदा हुआ, 1940 के अंदर इसकी डेथ हुई। तो ये याद मैंने यहाँ पे ये भी रट्टा लगाया हुआ था कि विलियम वोंट 1832 है, तो इसके बाद आना है विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म में। तो वो 18 जो है वो 80 से 10 साल, 1842 है, ठीक है, इससे 10 साल बाद है। और फौत भी 10 साल पहले हुआ गया था, 1910 है, यानी 1842 से 1910 तक जो है वो उस फंक्शनलिज्म वाले विलियम जेम्स बना। ये जर्मन प्रोफेसर था, और इसने पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी जो है वो ओपन की जर्मनी के अंदर, लिप्जिग जर्मनी का शहर है जिसका नाम है लिप्जिग जर्मनी, वहां पे 1879 1879 के अंदर, टू सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड, कि इंसान के, यानी अब उसने जो पहली बात तो ये कि स्ट्रक्चरलिज्म का बानी कौन है, विलियम वुड, उसकी डेट ऑफ बर्थ डेथ क्या है वो आपको पता हो। और फिर उसके बाद इसने कहाँ पे लिबर्टी कैंप की थी, जर्मनी के अंदर। कब की थी, जर्मनी के इस शहर में लिप्जिग जर्मनी के अंदर 1879 के अंदर। इसके अंदर क्या काम होता था, इसके अंदर इंसानों के दिमाग की सिस्टमैटिक स्टडी होती थी। इसका एक शागिर्द था जो कि ब्रिटिश था, और उसका नाम था जो इसके साथ लेबोरेटरी में काम करता था, टिचनर, इसका नाम क्या था, टिचनर था। और ये इसका शागिर्द था, और कहते हैं बाद में इसने इस बेटी के साथ शादी भी की। तो ये विलियम टिचनर जो है इसका शागिर्द था विलियम वुड का, ठीक है। Structuralism is a method of interpreting and analyzing the elements of structure। जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं, ये हर चीज के एलिमेंट उनकी, यानी देखते हैं ये चीजें किस चीज से बनी हुई है। जैसे मैं कहता हूँ ना, मैंने कहा कि वो केक आपके सामने लेके आता हूँ, तो केक के अंदर जो जो उसके पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, अब ये सारे स्ट्रक्चरलिज्म उसको देखेंगे। अच्छा, ये इसके अंदर इतनी क्रीम होगी, इसके अंदर इतनी शुगर होगी, इसके अंदर इतना जो है वो केक होगा, तो ये साशा होगा इसके। अब वो उसकी बात कर रहे होंगे, यानी ईच एलिमेंट्स को देख रहे होंगे, उसके स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, उनको एनालाइज कर रहे होंगे। इस तरह फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज डिस्क्राइब्ड एज, तो अब एप्पल को कैसे कहेंगे कि एप्पल जो है वो एक क्रिस्प है, क्रिस्पी है, स्वीट है, जूसी है, राउंड है, हार्ड है। अब उसकी बात कर रहे हैं कि ये एक हार्ड चीज है, ये राउंड में है, ये इसके अंदर जूस भी है, ये मीठा भी है, ये क्रिस्पी भी है। अब वो चीजों की क्या है, साख्त के हवाले से जो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म वाले। उसके बाद ये हमारे पास जो बाबा है, ये विलियम वोंट है, जो उसका शागिर्द है, जो इधर दूसरी साइड पे है ग्लासेस वाला, ये टिचनर है। अच्छा, ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट, के इंसान के दिमाग को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना। एम्फसाइजिंग ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड स्ट्रक्चर, इंसान के माइंड को स्ट्रक्चर, यानी इसका माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, इंसान का माइंड किस चीज से मिलकर बना हुआ है, इसकी तरतीब कैसे है, ये किस तरह काम करता है। नेचर एंड स्ट्रक्चर शेप्स पर्सनैलिटी एंड लर्निंग, इंसान की जो नेचर है और स्ट्रक्चर है, ये इंसान की पर्सनैलिटी को बनाते हैं। इट फोकसिंग, इसमें ब्रेन के एलिमेंट्स के हवाले से बात करता है। और ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस, सेंसेशन, सेंस, यानी जिससे हम जो है ना अपने सेंसेस से लर्न कर रहे होते हैं, फीलिंग, परसेप्शन, आइडियाज, थॉट्स के हवाले से बात करता है। और एक्सटर्नल स्टेट ऑफ माइंड, मच फोकस, और माइंड की जो एक्सटर्नल स्टेट है उसकी बात करता है। इसके अलावा जो इंट्रोस्पेक्शन की इसके अंदर बात थी, जो टीचनर ने दिया था, इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली एक पुराना ओल्ड साइकोलॉजी का मेथड है, जिसके अंदर कोई शख्स अपनी जात का एनालिसिस कर रहा होता है। यानी मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ अपनी, तो देखता हूँ कि मैंने कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा बुरा किया, क्या मेरे अंदर खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड पर्सन एनालाइज हिज ऑन बिहेवियर, अपने बिहेवियर को एनालाइज करना। और इस टीचर ने उस वक्त कहा था जी ये एक साइंटिफिक मेथड है कि इंसान अपने बिहेवियर को एनालाइज कर सकता है। लेकिन बाद वालों ने आने के इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, और कहा कि ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। कौन बंदा है जो अपने बारे में बिल्कुल क्लियर हो, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे अपने बारे में बताऊं, तो आप मुझे नेगेटिव बातें नहीं बताएंगे, और आप अपने आप के साथ जो है वो कोई ना कोई बाइसनेस आपकी जरूर होनी है। इसीलिए जे बी वाटसन जो कि बिहेवियरिज्म का बानी था, वो इसके अगेंस्ट था। वो कहता था कि कौन बंदा, कोई बंदा भी अपने आप को जज नहीं कर सकता।
इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड, इट इज टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन नॉट मेजरेबल। तो ऑब्जर्वेशन है, ये मेजरेबल नहीं है और ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड, इंट्रोस्पेक्शन दिया था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को एनालाइज कर रहे होते हैं, अपने बिहेवियर को जांच रहे होते हैं। और टीचर ने कहा था कि ये साइंटिफिक मेथड है, लेकिन ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। और डेबी ऑप्शन कहता है कि कौन है जो अपने बिहेवियर को जज कर सके। और साथ में कहता है कि तो ऑब्जर्वेशन है, ये कोई मेजरेबल चीज थोड़ी है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन कंसेप्ट था, ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी यही है कि साइंटिफिक मेथड नहीं है। और इसके अलावा हम कैसे इंसान के दिमाग को उसका एनालाइज करें, ये बात करते हैं। ये प्रैक्टिकलिबिलिटी भी नहीं है। ये स्ट्रक्चरलिज्म कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये वाली मैंने अपने बाकी नोट के अंदर लिखे, जो आपके साथ नोट लिखे हैं उसके अंदर ये वाली स्लाइड थी। तो ये मुझे याद रहे तो मैं ये कैसे इसको शामिल कर दूँ। अब एडजेक्टिव बताए किसी चीज की, हाँ ऐसे कह सकते हैं तो उसकी खसूसियात बता रहे हैं ना कि क्या उसकी है, कैसे है ये। स्ट्रक्चरलिज्म हुई ब्रेक ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स थिंग्स टू मेक इट सिंपल। हम स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहे होते हैं, सेम एज इन टीचिंग। और टीचिंग के अंदर भी यही होता है कि हम बच्चों को जब कोई मुश्किल टेस्ट टास्क होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, और स्किल्स के अंदर, और फिर उसके बाद उनको एक बड़ी मैनेजेबल फॉर्म के अंदर फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी ये हमने स्ट्रक्चरलिज्म से लिया है। फिर हेल्प इन सिस्टमेटिक करिकुलम डिजाइन, इसी तरह ये हमें जो एक सिस्टमेटिक करिकुलम डिजाइन करने के अंदर भी हेल्प करते हैं कि हम करिकुलम को कैसे सिंपल टू कम्प्लेक्स जो है वो पार्ट टू होल और किस तरह डिजाइन करें। फॉलो आइडेंटिफाइंग पैटर्न रिलेशन, और फिर करिकुलम के अंदर भी हम पैटर्न को देख रहे होते हैं। प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ एडवांस लर्निंग स्किल, और ये जो एडवांस उनकी फाउंडेशन जब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं तो हमें फाउंडेशन ही प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म के एजुकेशन के अंदर ये इस्तेमाल है। उसके बाद दूसरा आ जाता है जी फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म वाला विलियम जेम्स था, जो कि 1842 से 1910, उसका ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म भी कहते हैं। ये डार्विन की जो थ्योरी है ना, जो डार्विन ने वो थ्योरी दी थी इंसानों की, कि इंसान पहले बंदर होते थे, इन इंसानों की क्या बोलते हैं, इसका नाम है, नाम भूल रहा है इसकी थ्योरी का। तो ये उसके हवाले से है, डार्विन की जो इंसानों के हवाले से बना प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इस एक बुक लिखी थी। और ये इसकी जो फंक्शनलिज्म वाला ये थोड़ा प्रॉग्मेटिस्ट भी था, यानी इसकी जो अप्रोच थी प्रॉग्मेटिस्ट भी थी, लर्निंग बाय डूइंग की बात भी करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तैमूर साहब शुक्रिया। ये एवेल्युएशन की जो थ्योरी थी ना, ह्यूमन इवेल्युएशन, तो वो उसके हवाले से इसमें बात। अच्छा, ये कॉन्शियसनेस इज ऑन गोइंग प्रोसेस, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, इसका तो मैंने पहले से सुन रहा हूँ। अच्छा, जॉन डेवी वर्क मच ऑन फंक्शनलिज्म, इस फंक्शनलिज्म के ऊपर काम किया था। क्योंकि जब वो बात करता था ना, वो स्ट्रक्चरलिज्म वाले, वो कहते थे एक्सटर्नल स्टेट ऑफ माइंड की बात करते थे कि इंसान दिमाग बाहर से कैसे स्ट्रक्चर, और ये इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं कि दिमाग अंदर से कैसे, दिमाग काम क्या करता है। दिस थॉट इज टोटली काउंटर टू द स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म के फुल एंटी है। जी, कॉन्शियसनेस आर एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पीसेस। अब वो कहता है कि इंसान का जो दिमाग है इसको छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, ख्यालात को छोटे हिस्सों में, तजर्बात को छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। नो वे टू सेपरेट आइडियाज फीलिंग एंड सेंसेशन, ये इंसान जो आइडियाज हैं इनको सेपरेट करना, फीलिंग सेंसेशन को अलग नहीं किया जा सकता। मिसाल दो, मैं आप सब लोगों को कहूँ कि यार मैं आपको एक आज बड़ा जबरदस्त मंत्र बताता हूँ, और वो करने से ना आप अगर एक रुमाल के अंदर मिट्टी डाली तो वो मिट्टी सोना हो जाएगी। तो आप सारे लोग जो है ना वो रुमाल के अंदर मिट्टी डाल लेते हैं। अब मैं उसके बाद एक आपके साथ ये कहता हूँ कि हाँ, अभी आपने ये पढ़ना है 3 दफा, और उसके बाद ये मिट्टी सोना हो जाएगी। आप, लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि जब आप उसको ये मंत्र आपने पढ़ना है ना, मंत्र पढ़ने के टाइम आपके जहन के अंदर कोई बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस रुमाल के अंदर मिट्टी बांधे और वो मंत्र पढ़े और आपके जहन के अंदर बंदर का ख्याल ना आए? क्योंकि बंदर तो अब आपके साथ फिक्स हो गया, बंदर तो अब मतलब जाएगा नहीं। अच्छा, इसका मतलब है वो बात आ रही होगी। तो मैं बात कर रहा था
कि ये फंक्शनलिज्म वाले इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड को फोकस करते हैं और स्ट्रक्चरलिज्म वाले एक्सटर्नल को। और जब मैंने अभी बात आपसे की थी कि क्या आपको मैं कहूँ कि आपके जहन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए तो फिर आपका ये काम हो जाएगा, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके जहन के अंदर बंदर का ख्याल ना आए? कि आप जब भी वो काम करेंगे आपके जहन के अंदर डेफिनेटली बंदर का ख्याल आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म वाले जैसे कहते हैं ना कि चीजों को अलग अलग पार्ट में बनाया किया जा सकता है, जबकि फंक्शनलिज्म वाले कहते हैं नहीं, हम जो हमारा कॉन्शियस है, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, इनको छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, ये मुकम्मल ही रहते हैं। यानी ये नहीं है कि आपकी फीलिंग, चले थोड़ी सी फीलिंग आ रही है बाकी नहीं आ रही। अच्छा, फंक्शन ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट देन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। और दूसरा साथ ये जो माइंड है इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम डेवलप हैबिट। जो नर्वस सिस्टम है वो हैबिट से डेवलप होता है। इसके अलावा दे स्पोर्ट फंक्शनल करिकुलम मेथड लर्निंग टेक्निक, ये जो है वो करिकुलम, ये यहाँ पे हम हर चीज के ना काम को देख रहे होते हैं। तो नर्वस सिस्टम से हमारी डेवलप हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं। यहाँ पे इनके यहाँ भी दूसरी ये बात भी याद रख ले, जो बिहेवियरिस्ट है ना वो तो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन फंक्शनलिज्म वालों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होने के लिए, अपने काम को दिखाने के लिए माहौल का कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा अप्लाइड साइकोलॉजी एंड टुडे ऑल साइकोलॉजी बेस्ड ऑन फंक्शनलिज्म, यानी जहां जहां हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, जहां जहां चीजों से काम ले रहे होते हैं, तो वो फंक्शनलिज्म ही होता है। इट एम्फसाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हर इंसान के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर चाहे सेम हो लेकिन उनके इंसान का जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो भी मायने रखते हैं। ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये भी, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है फंक्शनलिज्म है, दोनों साइंटिफिक मेथड नहीं है। इट्स डेफिनेशन है वगो हाउ कैन बी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और ये कहता है कि अब आपने जो फंक्शन की बात की है, अब ये फंक्शन की कोई प्रॉपर एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएं, जो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन कोई नहीं है, बस काम कर रही है, कोई कितना काम करे ये बात तो कोई नहीं है ना, तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। ये फंक्शन भाई इतना